अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली क्या स्टडी करें, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हमने काफ़ी टर्म्स पढ़ लिए हैं। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में स्टडी किया है, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में स्टडी किया है, एंड टेस्टिंग के बारे में स्टडी किया है। ये तीनों ऐसे टर्म्स हैं जो जिनका मकसद क्या होता है, आपको क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट देना, ठीक है। लेकिन उनके अपने डिफरेंट मेथड्स, जैसे क्वालिटी कंट्रोल में आप लोग क्या करते हो कि आपके पास जो एरर्स आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास एरर्स हैं कि नहीं। जब एरर्स आ जाते तो आप उस एरर्स को क्या करते हो, करेक्ट करते हो, ठीक है। फिर आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस आता है। क्वालिटी एश्योरेंस का क्या काम होता है कि ये प्रिवेंट करता है कि फ्यूचर में जाके आपके पास कोई एरर्स ना आए। तो ये आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आपके प्रोसेसेस के ऊपर काम करता है, एंड क्वालिटी कंट्रोल आपके प्रोडक्ट पे काम करता है। अब प्रोसेसेस मीन्स कि वो आप प्रॉपर प्रोसेस को डिफाइन करो ताकि आपके पास एरर्स प्रिवेंट हो, कोई मसले ना आए। और जब आप इसको डिप्लॉय कर दो यूज़र के सिस्टम में या उनके ऐप्स जो भी चीज़ों में, तो उसमें आप क्या करो, आपके पास एरर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग है। टेस्टिंग अब मेन टर्म यहाँ पे क्या है कि वो उसका भी मेन काम क्या है कि वो आपके पास आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिमूव करती है, और रिमूव करने के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरीके से कौन से टेस्ट केसेस यूज़ करके उसने टेस्टिंग की है। जी, सही हो गया। अब क्वालिटी एश्योरेंस में हमने स्टडी किया है कि आपके पास ये क्या करती है, प्रोसेसेस पे काम करती है। तो प्रोसेसेस हमारे पास कौन से, एसडीएलसी के जितने भी प्रोसेस है, जितने भी फेसेस है, जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गई, आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, कोडिंग, आपके पास टेस्टिंग और लास्ट में मेंटेनेंस। विद ईच एंड एवरी फेस पे, ईच एंड एवरी प्रोसेस के ऊपर वो क्या करती है, क्वालिटी को चेक करती है। उसके अलावा जो है आपके पास जब वो रिस्क पे काम कर रही हो, रिस्क एनालिसिस पे उसको चेक करती है। आपके पास जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग पे काम कर रही होती है कि प्लानिंग आपके पास एक अच्छा प्लान करे प्रोजेक्ट को ताकि आपको एक क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिस्क एनालिसिस स्टडी कर दी कि किस तरह से वो रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। 4 स्टेप्स होते हैं उसमें कि पहले वो आइडेंटिफाई करती है रिस्क को कि आपके पास कौन-कौन से रिस्क आ सकते हैं, ठीक है? उनको प्रेडिक्ट करते हैं कि आप जब इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे तो ये रिस्क आ सकते हैं। फिर उसके बाद वो उसकी वो करते हैं प्रोजेक्शन करते हैं। उसमें प्रोजेक्शन में ये डिफाइन करते हैं किस तरह से एनालाइज़ करेंगे, किस तरह इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर असेसमेंट्स में उसके हम सॉल्यूशंस देते हैं कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है फ्यूचर में, जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व आउट करोगे। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड माइटिगेशन स्टेप्स था, जिसके अंदर आप क्या करते हो माइटिगेशन में कि आप डिफाइन करते हो कि किस तरह से हम क्या स्टेप्स करें कि ये रिस्क जो इश्यूज हमने डिफाइन किए ये फ्यूचर में ना आए आपके पास, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं कि आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हो चुके हैं, किस तरह से उस पर काम हो रहा है। एंड मैनेजमेंट में आप प्लान करते हो कि आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व आउट करोगे, ठीक है। तो वो हमने रिस्क में डिटेल में स्टडी किया। 2 चीज़ें नई यहाँ स्टडी की थी कि आपके पास एक प्रोएक्टिव रिस्क होते हैं और एक हमारे पास रिएक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं। प्रोएक्टिव आपके पास कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन से बिफोर आप जिस पे काम कर रहे हो, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करके आप डिफाइन कर रहे होते रिस्क को, तो वो आपके पास क्या होती है, प्रोएक्टिव। एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज वो होती हैं कि जो आपने कहा होता है कि आपके पास अचानक से कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको आप हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो आपके पास कौन सी होती है, रिएक्टिव स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो आज का हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्लानिंग और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हमारे पास क्या है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। पहले तो हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ शेड्यूलिंग। देखिए, जब कभी भी आप किसी चीज़ पे काम करते हो या कोई भी काम करने लगते हो तो आप शेड्यूल करते हो, ठीक है। एक अपना एक प्रॉपर प्लान बना लेते हो। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स होने से 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि इस दिन पे मैं ये सब्जेक्ट स्टडी करूँगा, और उस दिन मैं जब ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा तो उसमें कौन-कौन से चैप्टर्स को मैं पहले पढ़ूँगा, कौन से चैप्टर्स को बाद में पढ़ूँगा। ताकि इस प्लान का मकसद क्या होता है, ताकि आपको टाइम पे सारा जो कोर्स है वो कवर हो जाए और आपका पेपर अच्छा हो जाए, सही है। या फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रिप पे जाते हो, ट्रिप को चाहते हो कि एक अच्छा ट्रिप गुजर जाए, तो उसके लिए भी आप स्टार्ट से प्लान करते हो कि कौन-कौन से रूट से गुज़र के जाएँगे ताकि हम कम से कम टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे और अच्छा वहाँ पे अपना टाइम गुज़ार लें। तो वो हमारे पास क्या हो गया, शेड्यूलिंग। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो कि आप चाहते हो कि आपको एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मिले
और आपके पास प्रोजेक्ट में डिले ना आए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रोसेस की, ईच एंड एवरी एक्टिविटी की आप क्या करते हो, प्लान करते हो कि किस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। सही हो गया। तो इसके लिए हमारे पास क्या करते हैं, हम अपने टास्क डिफाइन करते हैं, या आपकी एक्टिविटीज़ जो है कि आपने जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे कर रहे हो, किसी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी डेस्कटॉप पे कर रहे हो, किसी गेम पे कर रहे हो, किस चीज़ पे भी काम कर रहे हो, तो आप उसमें सबसे पहले अपने टास्क डिसाइड करते हो कि आपकी टास्क क्या है, उसमें उसमें आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, और फिर उसके बाद आप उसको टाइम देते हो, उसको शेड्यूल करते हो कि इस टास्क को, इस काम को हम किस टाइम पे कंप्लीट करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आवर शेड्यूलिंग, ठीक है, शेड्यूलिंग और प्लानिंग। अब हम शेड्यूलिंग करते क्यों हैं? देखिए, जब कभी भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब कभी भी आप देखो तो आपके पास एरर्स कहाँ पे आते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम पे नहीं मिलते। तो वो टाइम पे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपने प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं की होती, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई थी। इस वजह से आपको वहाँ पे डिलेज़ आते हैं, आपको टाइम पे आपका प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ठीक हो गया? तो प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करने का मेन मकसद तो ये, पहले तो आपको डिफ़ाइन हो जाता है कि आपके पास कौन-कौन से टास्क हैं, ठीक है? कौन-कौन से टास्क हैं, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। फिर उन टास्क को आप डिसाइड कर लेते हो कि इसको हम कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इज़ अ काइंड ऑफ आप क्या करते हो, कमिटमेंट कर देते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम विद इन 3 मंथ्स के अंदर अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो वो आपने क्या कर दिया, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन इसी बेस पे किया था, इसी कमिटमेंट के ऊपर किया था कि 3 मंथ्स के अंदर-अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप 3 मंथ्स के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे डिले आया, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी कि आपने टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा है कि मैं 3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा। तो वो यही होता है कि अगर आप प्रॉपर्ली शेड्यूलिंग नहीं करते, तो आपको ये मसले आते हैं। तो शेड्यूलिंग करने का तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि आपको आपकी एक्टिविटीज़ पता चल जाती हैं, आपको आपके टास्क पता चल जाते हैं, और उसकी बेस पे आप अपनी कमिटमेंट्स कर देते हो कि मैं इतने टाइम के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूँगा। सेकंड इम्पोर्टेंट फ़ायदा हमें ये मिलता है कि आप उसको क्या करते हो, ट्रैक करते हो, उसको मॉनिटर करते हो। आपके जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास ये जो शेड्यूलिंग होती है, एक जो डॉक्यूमेंटेशन, जो आपके पास प्लानर होता है, वो उनके पास पड़ा होता है। तो वो साथ-साथ आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो उनके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या वो टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। तो जितना अच्छा अगर आपका शेड्यूल बना होगा, उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट होगा, उसमें आपके सारे रिसोर्सेज़ डिफाइन होंगे, सब काम हुआ होगा। तो वो क्या होगे, आपने अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरे उतरेंगे कि हमने टाइम पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो 2 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पहला तो ये कि आपकी कमिटमेंट पता चल जाती है, मीन्स आपको पता चल जाता है कि कितने टाइम के अंदर प्रॉपर अगर आपने स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, प्लानिंग के जो-जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर करके आपने अपनी डिफाइन किए अपनी प्लानिंग, तो आपको उसी टाइम के अंदर-अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड ये कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो उसको ट्रैक करेंगे। आप जो शेड्यूलिंग होती है, मोस्टली आपके जो मैनेजर्स होते हैं, आपके जो लीडर्स होते हैं, वही बनाते हैं। क्योंकि उनके पास ज़ाहिर-सी बात है, एक्सपीरियंस होता है, तो उनको पता होता है कि कितने टाइम के अंदर-अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। या इनकी अक्सर मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में जितने भी आपके अब एसडीएलसी स्टेप्स हैं, ठीक है? एसडीएलसी में आपके पास जितने फ़ेज़ेज़ हैं, आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का जो फ़ेज़ है, उसका जो लीडर होगा, वो उस मीटिंग में प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की मीटिंग में बैठा होगा। आपकी फॉर्मल स्पेसिफ़िकेशन का लीडर जो होगा, वो यहाँ बैठा होगा, आपकी कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स का, मतलब ईच एंड एवरी एसडीएलसी के जो फ़ेज़ेज़ हैं, उनके जितने भी टीम लीडर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट लीडर्स होंगे, वो सब बैठे होंगे, जो प्रोजेक्ट मैं शेड्यूलिंग में की मीटिंग में बैठे होंगे, वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होंगे कि किस टाइम तक हम अपना काम कंप्लीट करेंगे, और फिर एट द एंड हम अपना प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर वो शेड्यूल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके पास होता है, मैनेजर के पास, या फिर आपके जो एसडीएलसी फेज़ के टीम मेंबर लीडर्स होते हैं, उनके पास होता है, ताकि वो आपकी टीम मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि काम आपने कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। सही? अब यहाँ पे इन्होंने कुछ रीज़न्स बताए कि आपका सॉफ्टवेयर क्यों टाइम पे डिलीवर्ड नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि आपने डेडलाइन प्रॉपर्ली नहीं की होती। अब यही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि अगर आपने प्रॉपर्ली टास्क डिफाइन नहीं किए, उसको डिस्कस नहीं किया, तो उसके और जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, उसको यूज़ करके आपने प्रोजेक्ट शेड्यूल नहीं किया, तो आपका जो प्रॉपर्ली डेडलाइन है वो डिफाइन नहीं कर पाओगे, और जब वो डिसाइड नहीं होगी, तो आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है? तो ये क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर शेड्यूलिंग आपको क्या होता है, आपको एक अच्छी एक प्रॉपर डेडलाइन मिल जाती है कि इस डेडलाइन के अंदर-अंदर हमने काम कंप्लीट करना है। उसके बाद ये होता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट जो होती है अचानक चेंज
चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो अब हम क्या करें? तो अगर जब आपके पास शेड्यूल पड़ा होगा, तो उस शेड्यूल में आप देख लोगे कि अच्छा हमारे पास अब 3 हफ्ते रहते हैं या 2 हफ्ते रहते हैं, अब उस 2 हफ्तों के अंदर हमने काम भी कंप्लीट करना है और इस रिक्वायरमेंट को भी ठीक करना है। तो फिर हम उसमें देखेंगे कौन-कौन सी हमारे पास टास्क है जो जिसमें हमारे पास प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है? उन प्रायोरिटी को लेके और इस रिक्वायरमेंट को जो चेंज हो गया अचानक, इस पे काम करके हम अपना काम जो है टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड यही आ गई कि हमने जो एफर्ट्स है, एफर्ट यही बात हो गई कि जो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे या एक्स्ट्रा जो हमें रिसोर्सेज चाहिए थे, वो हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। हमें जो लाइब्रेरीज चाहिए थी, हमें जो सर्वर चाहिए था या एनी काइंड ऑफ टूल चाहिए था, वो हमने डिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से हमें एट द एंड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। रिस्क को हमने प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट नहीं किया, उस पर हमने काम नहीं किया, तो इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बात आ गई, ह्यूमन डिफिकल्टीज की बात आ गई, टेक्निकल डिफिकल्टीज की बात आ गई, जो हमने प्रॉपर्ली इस पे काम। तो इसीलिए जब आपके पास जब मीटिंग हो रही होती है, तो मीटिंग में जितने भी लीडर्स होते हैं एसडीएलसी के टीम मेंबर्स के, वो सारे बैठे होते हैं कि उनको पता होता है कि हमें अब कौन-कौन सी चीज़ किस टाइम पे चाहिए। तो वो अपने जो मेन मैनेजर होता है उनके साथ डिस्कस कर रहा होता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपके पास जो है प्लानिंग में आ जाती हैं। तो फिर फ्यूचर में हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास तभी हल होती हैं जब आप प्रॉपर एक शेड्यूल क्रिएट करते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे वही बात आ गई, मिसकम्युनिकेशन। आपके स्टाफ्स के आपस में कम्युनिकेट नहीं किया शेड्यूल बनाते हुए, तो इस वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आपके पास कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है। आप जो मीटिंग चल रही है, ठीक है, आपका जो मैनेजर है वो आपके जो बाकी टीम एसडीएलसी टीम मेंबर्स के जो लीडर्स हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या चीज़, ठीक है। आपको पता चल गया कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। अब प्रोजेक्ट पता चलने के बाद आपको पता चल आप फिर डिफाइन करते हो कि आपके पास कितने टास्क है। समटाइम्स आपके पास 100 स्मॉल टास्क बन सकते हैं, समटाइम्स 20 बन सकते हैं, समटाइम्स 50 बन सकते हैं। जितने भी स्मॉल टास्क होंगे वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि आपके प्रोजेक्ट के इतने टास्क हैं। उसके बाद फिर आप डिफाइन करते हो कि कौन-कौन से ऐसा टास्क है जो क्रिटिकल टास्क होगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आएँगी, जो हमारे पास प्रोजेक्ट में डिले ला सकता है, ठीक है? वो आप यहाँ पे डिस्कस करते हो। फिर डिस्कस करते हो कि कौन से ऐसे टास्क है जो आराम से कंप्लीट हो जाएँगे, जिसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कौन-कौन से टास्क है जो हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड है, जिसको हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो वो सब चीज़ें आप क्या करते हो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में डिसाइड करते हो, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे फिर कहा है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से आप लोग क्या करते हो शेड्यूल करते हो। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट के टास्क को डिफाइन करना है, ठीक है? कि आपके प्रोजेक्ट का टास्क क्या है, ठीक है? प्रोजेक्ट के टास्क डिफाइन करने के बाद आप उसकी ये डिफाइन करते हो कि आपके पास क्रिटिकल टास्क कौन-कौन से हैं, कि ऐसे कौन से टास्क हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आएँगे, जो हमारे पास कौन से रिस्की इश्यूज़ हैं, ठीक है? उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर जब आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल बन जाता है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल आप क्या करते हो, ट्रैक करते हो अपने प्रोग्रेस की, कि जिस टास्क पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा है कि रिक्वायरमेंट्स आप गैदर कर रहे हो, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए आपकी शेड्यूलिंग में डिसाइड हुआ है कि विद इन 3 वीक्स में आपका जो है ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका मैनेजर है वो आपको देख रहा होगा, वो आपके प्रोग्रेस को साथ-साथ ट्रैक कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा कि क्या आप 3 वीक्स के अंदर-अंदर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। दूसरी तरफ ये होगा कि रिक्वायरमेंट्स टीम मेंबर्स है उनकी तरफ भी प्रेशर होगा कि अच्छा हमें 3 वीक्स के अंदर-अंदर काम कंप्लीट करना है, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो मैनेजर है वो उन पे नज़र रख रहा है, उनके हर एक-एक चीज़ पे मॉनिटरिंग कर रहा है। तो वो क्या होगा कि टाइम पे हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट जो है गैदर हो जाएँगी। सही हो गया? साथ ही साथ हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हमारे पास डिलेज़ आ रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब कोई नया प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस शेड्यूलिंग टाइम पे हमें पता चल जाएगा किस स्टेप की वजह से हमारे पास डिले आया था, ताकि हम फ्यूचर में जाके उसको ज़्यादा टाइम दें, ताकि हमारा वो काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया? इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अगेन यही बात है, आपने अपने टास्क को डिफाइन करना है। टास्क को डिफाइन करने के बाद आपने उसकी डिपेंडेंसीज डिफाइन करनी है कि किस टास्क के पे कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज है। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे, ठीक है? अब उसमें आपने टास्क डिफाइन कर दिया कि मैं किस-किस पे काम करेंगे, हम लॉगिन पे काम करेंगे, हम कार्ट पे काम करेंगे, हम पेमेंट पे काम करेंगे, ठीक है? तो ये क्या था, मेरा प्रोजेक्ट था और ये मैंने इसके टास्क डिफाइन कर दिए, इसकी एक्टिविटीज़ डिफाइन कर दी कि क्या है, लॉगिन है, कार्ट है, मेरे पास पेमेंट है। 1 मिनट, हमने अपना प्रोजेक्ट डिफाइन किया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और ऐप है, ठीक है? ये हो गया।
अब हमने इसके टास्क डिफाइन किए कि पहला टास्क किया हमने क्या किया यहाँ पे रजिस्टर, फिर दूसरा टास्क हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि हम क्या करेंगे लॉगिन, फिर हमारे पास क्या आ गया पेमेंट, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया उसका कार्ड का ऑप्शन, फिर हमारे पास यहाँ पे हमने रिव्यूज़ का ऑप्शन रख दिया। यहाँ पे वो क्या कर सकता है प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरे क्या बन गए, मेरे टास्क बन गए। सबसे पहला स्टेप हो गया। अब जब आप शेड्यूलिंग करते हो ना तो इसके हर बंदे का अपना मेथड होता है या हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मेथड होता है कि किस बेस पे किस चीज़ को लेके वो अपने टास्क डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस क्या है कि हम ऐप्स को लेके डायरेक्ट उनके प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, ठीक है? उनके प्रोसेसेस कौन से हम उस पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कह दिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके ये प्रोडक्ट्स है जिस पे हमने फ़ोकस करना है। तो पहला स्टेप तो हो गया, क्या किया मैंने अपने जो टास्क थे उसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है? अब उसकी डिपेंडेंसीज़ मैंने डिफ़ाइन करनी है कि उनकी डिपेंडेंसीज़ कौन-सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या करती हूँ, हम कार्ट पे काम करते हैं, ठीक है? अब हम कहते हैं अच्छा कार्ट पे काम करना है तो अब कार्ट किस पे डिपेंड हो रहा है, लॉगिन पे। क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं होते, आप क्या करते हो, आप कार्ट पे नहीं आ सकते। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि का सॉरी कार्ट पे काम करने से पहले आपको क्या करना है, लॉगिन पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं अच्छा पेमेंट, पेमेंट पे अगर आपने काम करना है तो उसके लिए अगेन आपके लिए क्या ज़रूरत है, आपको लॉगिन की ज़रूरत है। ठीक है? तो मीन्स क्या है कि हमारे पास लॉगिन क्या है, एक मेन प्रायोरिटी टास्क है जिस पे हम सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होता आपके पास ये 2 स्टेप्स नहीं होते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेमेंट पहले बना लेते हो, कार्ड बना लेते हो, लेकिन वहाँ की कंडीशन क्या होती है कि हर कोई यूज़र आके आप ना तो उनके पास कार्ड का ऑप्शन होता है, ना पेमेंट का ऑप्शन होता है। जब तक वो यूज़र लॉगिन नहीं होगा, वो तब तक कार्ड में और पेमेंट में नहीं जा सकता। फिर अगेन यहाँ पे बात आती है कि अगर वो लॉगिन होगा तो उसके लिए आईडी उसके पास होनी चाहिए। तो फिर रजिस्टर क्या है, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए आप जब तक रजिस्टर पे काम नहीं करते आप लॉगिन पे काम नहीं कर सकते, और लॉगिन पे फिर जब तक काम नहीं होगा आपके पास ना कार्ड का ऑप्शन होगा ना पेमेंट का। तो अब ये तो 3 ऑप्शंस है वो एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अब उनकी डिपेंडेंसीज पता चल गई है, कौन-कौन सा जो प्रोडक्ट है वो किस-किस पे डिपेंड हो रहा है और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे बिल्कुल इंडिविजुअली काम कर सकता है। तो वो कौन सा हमारे पास है, व्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने अगर प्रोडक्ट्स को व्यू करना है तो उसके लिए बिल्कुल लाज़मी नहीं है कि आपके पास कोई आईडी होनी चाहिए, आपके पास लॉगिन होना ज़रूरत है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो रिव्यूज़ है, पेमेंट है, कार्ट है, वो किस पे डिपेंड हो रहा है, लॉगिन पे, और लॉगिन किस पे डिपेंड हो रहा है, हमारे पास रजिस्टर पे। और अगर आपने प्रोडक्ट्स को व्यू करना है, वहाँ पे आके प्रोडक्ट्स को देखना है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आपको लॉगिन और रजिस्टर होना ज़रूरत है। तो ये आपको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग आपको पता चल गया, ठीक है? उसके बाद टाइम एलोकेशन है, आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि कितने दिनों के अंदर-अंदर हम ये काम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आपने सबसे पहले किस पे काम स्टार्ट किया, रजिस्टर पे काम किया, ठीक है? तो मैं कहती हूँ रजिस्टर पे मैंने काम स्टार्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया इधर 16 जून को मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी 2021 को, और 16 जून 2021 से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल 17 जून 2021 तक मैं जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो कंप्लीट कर दूँगी। तो ये क्या हो गया, मैंने टाइम एलोकेशन लगा दी, मैंने बता दिया उसका डे का स्टार्ट डे बता दिया और कब वो एंड खत्म होगा। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बता दिया। अब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ, लॉगिन पे। तो मीन्स 17 जून को मेरा जब ये टास्क खत्म हुआ है तो 17 जून को ही हो सकता है मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँ, या फिर 18 जून से मैं अपना लॉगिन का काम स्टार्ट कर दूँगी। तो ये क्या पता हुआ, हमें पहले टास्क पता चल गए, उनकी डिपेंडेंसीज़ पता चल गई, और उनकी डिपेंडेंसीज़ के बाद हमें उनकी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का पता चल गया, कब काम स्टार्ट हुआ, कब काम ख़त्म होगा। ठीक है? कोई एक्स हमें रिसोर्सेज़ चाहिए, हमें वो पता चल जाएगा इसके बाद किस बंदे को क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रजिस्टर पे काम कर रहे हैं। अब रजिस्टर पे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी है तो वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की टीम मेंबर्स को बता देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अली ने क्या करना है, रजिस्टर के लिए रिक्वायरमेंट्स को गैदरिंग करनी है।
ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट्स को अगर स्पेसिफ़ाई करनी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सारा है उसने इस रिक्वायरमेंट को क्या करना है स्पेसिफ़ाई करना है। फिर इस रिक्वायरमेंट के लिए उसने कंस्ट्रक्शन करना है, सीडो कोड करना है तो फिर उसका आप नाम याद दे दोगे। तो अब ये क्या किया हमने ईच एंड एवरी टीम मेंबर्स के टीम्स का नाम पता आ जाए किस बंदे को क्या काम हमने डिसाइड कर दिया। और एट द एंड हम क्या करते हैं उसका आउटकम्स डिफाइन करते हैं कि अब रजिस्टर आप काम कर रहे हो तो इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम यही आपको मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू यूज़र जो है वो क्या हो जाएगा उनकी आईडीज़ बन जाएँगी, ठीक है? ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए तो आराम से लॉगिन हो जाए और उनको बार-बार अपनी आईडीज़ ना बनानी पड़े। एंड लास्ट में माइलस्टोन्स है। माइलस्टोन्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हो तो एट द एंड आप कहते हो कि मुझे ये आउटकम जब मिल जाएगा, जब मेरा वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो दैट विल बी माय माइलस्टोन, मेरा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी मैं बार-बार कह रही हूँ हम रजिस्ट्रेशन पे काम करेंगे। तो जब मेरा रजिस्ट्रेशन पे काम कंप्लीट हो जाएगा, जब मुझे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मिल जाएगा तो इट मीन्स मेरा 1 जो माइलस्टोन था वो कंप्लीट हो गया। तो माइलस्टोन्स क्या होते हैं? जो आपके टारगेट्स होते हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं। जब वो आपको मिल जाती है तो आप कहते हो हमारा एक माइलस्टोन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो फिर आप उसको रिव्यू करते हो रजिस्टर जो आपके पास माइलस्टोन कंप्लीट हो गया उसको रिव्यू करोगे कि क्या आपको ये क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिला है कि नहीं। तो ये उसके 7 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है? इसको आप आगे डिस्कस करते हैं। ये इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं। अगेन वही बात है कि आपने अपने टास्क डिफाइन करने कि आपने कौन-कौन से टास्क हैं, ठीक है? वो डिफाइन करने के बाद आपने अपने उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? अब ब्रेक डाउन यहाँ पे क्या है कि अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी यहाँ पे कहा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है, अब मैंने इसके टास्क डिफाइन कर दिए, ये मेरे टास्क थे। अब अगेन कहीं पे ये ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है, रजिस्टर के लिए अगेन कोई काम तो ऐसा नहीं है कि इसको मुझे अगेन ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होती है ब्रेक डाउन टेक्नीक होती है जिसको हम कहते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर या इसको टॉप टू बॉटम भी कहते हैं हमारे पास। अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद हो तो कंस्ट्रक्शन में हमने लेवल ऑफ डिज़ाइंस पढ़े थे जिसमें क्या हो रहा था आपके पास कि हम अपने पहले सिस्टम को डिफाइन करते हैं, फिर उसके आप कंपोनेंट्स डिफाइन करते हो, फिर उसको आप सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो। अगर आपको आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट याद हो तो आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में भी हमने क्या किया है कि आप सबसे पहले अपने सिस्टम को डिफाइन करते हो, उसके बाद उसके फिर टास्क डिफाइन करते हो, फिर उसके कंपोनेंट्स उनके फिर सब कंपोनेंट्स। तो मीन्स ये हमारे पास जो ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप उसकी जो फेस कर रहे हो एसडीएलसी के वहाँ पे ये लाज़मी यूज़ हो रहा है। अब प्लानिंग के लिए भी आपके पास ये यूज़ हो रहा है। ये क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि ये आपके काम को क्या कर देता है आसान कर देता है, ठीक है? आप अपने टास्क को डिफाइन कर देते हो, अगर वो अगेन वो हो रहा है आपके पास डिवाइड हो रहा है तो आप उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू क्या कर देते हो डिवाइड कर देते हो। फिर क्या करते हो आप उसकी डिपेंडेंसी डिफाइन करते हो। तो ये आपके पहले 3 प्रिंसिपल्स हो गए। पहला स्टेप क्या था? आपने उसकी टास्क डिफाइन किए। सेकंड स्टेप क्या था? आपने उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू ब्रेक डाउन किया, उसकी स्मॉल एक्टिविटीज़ कर दी। एंड थर्ड स्टेप क्या किया? उनकी डिपेंडेंसीज़ डिफाइन की कि कौन-सा ऐसा टास्क है जो जिस चीज़ पे डिपेंड हो रहा है। जैसे इन्होंने एग्जांपल ये कि आप जब एक्टिविटी ए पे काम करते हो तो उसके लिए रिक्वायर है कि आपको एक्टिविटी बी का रिजल्ट चाहिए। तो जब तक आपको एक्टिविटी बी नहीं मिलता आपको एक्टिविटी ए नहीं मिल सकता। तो इसके लिए लाज़मी है कि पहले आपने एक्टिविटी बी पे काम करना है फिर एक्टिविटी ए पे काम करना है। जैसे अभी यहाँ पे कहा कि आपने अगर पेमेंट कार्ड पे काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने लॉगिन पे काम करना होगा। जब तक लॉगिन पे काम नहीं होगा आपको ये दोनों नहीं मिल सकते। सही हो गया? तो ये आपके पहले 3 प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपके पास कि आप उसकी ड्यूरेशंस टाइम ड्यूरेशंस डिफाइन करते हो कि इसका स्टार्ट टाइम क्या होगा, इसका एंड टाइम क्या होगा, ठीक है? वो सब चीज़ें आप उसकी डिफाइन कर दी। उसके बाद उसमें कोई रिसोर्सेज आपको चाहिए तो वो डिफाइन कर दिया। फिर इसमें यहाँ पे लास्ट में आप डिफाइन कर देते हो कि आपको माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट कब मिलेगा, ठीक है? कंप्लीट कब मिलेगा उसके आप यहाँ पे डिफाइन कर दिया और लास्ट स्टेप में आप उसका क्रिटिकल पार्ट डिफाइन करते हो जिसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स यूज़ होती है सीपीएम एंड PERT के नाम से, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सीपीएम क्या है एंड PERT हमारे पास क्या है, ठीक है? तो ये इसके 7 प्रिंसिपल्स है शेड्यूलिंग के कि सबसे पहले अपने टास्क डिफाइन करें कि आपकी एक्टिविटीज़ या आपके टास्क कौन से हैं, उनको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू अगेन स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड करें अगर वो हो सकते हैं। उसके बाद उनकी डिपेंडेंसीज डिफाइन करें, फिर उसके बाद उनकी स्टार्ट एंड एंड टाइम को डिफाइन करें कि कौन कौन कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, रिसोर्सेज कौन कौन से लगेंगे और एट द एंड आपका माइलस्टोन कब प्रॉपर कंप्लीट होकर आपको मिलेगा वो डिफाइन करें और फिर उनका क्रिटिकल पार्ट डिफाइन करें कि इसमें कौन से ऐसे क्रिटिकल पार्ट्स है जिसकी वजह से आपको डिलेस मिल सकते हैं ताकि उसके जो रिस्क एनालिसिस वो उसके लिए सॉल्यूशंस डिफाइन कर सके कि किस सॉल्यूशन के थ्रू ये डिलेज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे। तो ये इसके 7 प्रिंसिपल्स थे।
ठीक है? ये आपको पता हो कि इसके क्या शेड्यूलिंग करते वक़्त आपको किस चीज़ कौन से 7 प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करना होता है। अब यहाँ पे इन्होंने शेड्यूलिंग का यही बात दोबारा की है कि ये हम शेड्यूलिंग इसीलिए करते हैं ताकि मैनेजर ऑब्जर्व कर सके कि आप अपने जो माइलस्टोन्स है अपने प्रोजेक्ट से वो टाइम पे आपके कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। अब माइलस्टोन्स आपके पास क्या होते हैं, जो आपके आउटपुट्स होते हैं, जो आपके टारगेट्स होते हैं, जो आपने अचीव करने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, माइलस्टोन। जब वो अचीव हो जाते हैं तो उस टारगेट्स को हम क्या कहते हैं, माइलस्टोन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आपका माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्या माइलस्टोन में कोई डिले तो नहीं आ गया आपके पास, और अगर डिले आ गया तो फिर दोबारा आप उसकी एक्टिविटीज़ को अपने शेड्यूल को क्या करते हो, अपडेट करते हो, ताकि आपके पास जो ये डिले प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके। सही हो गया। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, आपके टास्क को डिकम्पोज करता है इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज़। ठीक है, वही बात है कि आपके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपके सिंपल जिस टाइप के कंपोनेंट्स हो गए, जिस टाइप की एक्टिविटीज़ हो गए, वो उसको क्या करते हैं, स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं, ताकि इससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से आपके टास्क हो जिसको आपने सबसे पहले करना है। उसकी जैसे यहाँ पे आप देख लें, अब यहाँ पे आपको पता चला कि लॉग इन और रजिस्टर आपके पास एक ऐसा एक्टिविटी ऐसा टास्क है जो आपने सबसे पहला करना है, क्योंकि अगर आप पेमेंट एंड कार्ड पे काम कर भी लो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपका इंटरफेस बन जाएगा, कोड हो जाएगा, लेकिन वो तब प्रॉपर्ली काम करेगा जब लॉगिन पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये क्योंकि इससे क्या हो गया, आपकी सिंक्रोनाइजेशन होगी, सीक्वेंसिंग आपको पता चलेगी कौन कौन से टास्क को मैं पहले करूँ। ठीक है, आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो आपकी एक्टिविटी होती है, उसको यहाँ पे इन्होंने रूट का नाम दिया। ठीक है, रूट ऑफ द ट्री के आप उसको रूट का नाम देते हो कि वो आपका रूट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड जो आता है वो आप उसको क्या करते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो कर देते हो, शो करते हो, और उसके अंदर अपनी जो है एक्टिविटीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो। तो इसमें आपकी क्या हो जाती है, एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है इंटू स्मॉलर मॉड्यूल्स में और इंटू स्मॉलर एक्टिविटीज़ में। तो जब ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाती है यूजिंग वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर, तो इस डायग्राम को आप एक्टिविटी नेटवर्क के नाम से दे सकते हो। आपकी डायग्राम क्या होती है, आपके पास एक- आपके पास फॉर एग्जांपल क्या एक्टिविटी है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हो गई या वेबसाइट हो गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गई, ये रूट हो गई। रूट होने के बाद फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है डिवाइड कर देते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप में आप अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करते हो, सब डिवाइड करते हो। फिर ये अगेन इस तरह अगेन डिवाइड हो सकती है, लेकिन वो क्या होगी, आपके पास रेक्टेंगुलर शेप्स में होगी। अगर आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच याद हो तो इज अ काइंड ऑफ टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि आप टॉप से लेके बॉटम में जाके अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करो, डिवाइड करो। तो ये जो आपके पास डायग्राम क्रिएट होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी नेटवर्क कहते हैं। एक्टिविटी नेटवर्क के नाम से ये डायग्राम है, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़, मेन एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हो, उनकी एस्टिमेशंस डिफाइन करते हो, और उनकी इंडिपेंडेंसीज। यहाँ पे आपको फिर पता चल जाता है कि अच्छा कौन कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिसके लिए हम जिसके लिए लाजमी है कि वो मॉड्यूल टाइम पे कंप्लीट करें, या इनकी एस्टिमेशन क्या, कितने टाइम पे ये कंप्लीट हो गई। ये सब चीज़ें हम इस डायग्राम में क्लियर कर देते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे ये अगर आप गौर से देखें, एक मिनट। अच्छा, इस पे आपके पास जैसे अभी मैंने अभी ये डायग्राम बताई थी जिसमें हमने क्या किया था, कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट लिख लिया था। ठीक है, और ऐप, और उसमें फिर मैंने कह दिया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर पे काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन पे काम करेंगे, फिर आपके पास इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, पहले दो हो गए। अब लॉगिन पे काम करने के बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है, कार्ट पे काम होगा। कार्ट पे काम होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, इधर से ही पेमेंट आएगी। पेमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा रिव्यूज़, वो कर सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे डाल देते हैं कि वो व्यू कर सकता है प्रोडक्ट्स को। तो ये क्या बन गई, मेरी एक्टिविटी डायग्राम बन गई, मेरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसके बनाने के डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, ये तो मैंने इसको प्रोडक्ट वाइज डिफाइन कर दिया। जो इसका अक्सर टेम्पलेट यूज़ किया जाता है, टेम्पलेट में बेसिकली क्या आपके पास यूज़ होता है, आपकी यहाँ पे वही प्रॉब्लम
जिस पे काम कर रहे वो हो गया। यहाँ पे आपके पास सेकंड आ जाता है आपने जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सिस्टम डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये जो है 4 चीज़ें जो अक्सर आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या एक्टिविटी नेटवर्क में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आप फॉर एग्जांपल ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे ही काम कर रहे हो, सही हो गया। इसका आपने क्या किया, पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, मतलब जो आपके पास एसडीएलसी के स्टेप्स हैं वो उसी की बेस पे कंटिन्यू करते हैं। ये इज़ अ काइंड ऑफ इसका टेम्पलेट कह सकते हो, इज़ अ काइंड ऑफ इसका टेम्पलेट है जिसको आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे एनालिसिस हो गई एंड डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया, आप जो इसमें सिस्टम की डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हो कि आपके पास सिस्टम डेवलपमेंट कौन कौन सा है, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट। एंड लास्ट में आपके पास क्या आ गई, टेस्टिंग। तो ये आपके क्या हो गई, आपका जो मेन टास्क था उसके अगेन टास्क हमने डिफाइन कर दिया। अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में आप यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में क्या यूज़ किया हुआ, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स के। आप पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करो, फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करो। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हो गई। फिर हमारे पास क्या हो गई, यूज़र रिक्वायरमेंट्स हो गई। फिर इस यूज़र रिक्वायरमेंट्स को हम अगेन कह सकते हैं कि उस यूज़र की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिफाइन करें और यूज़र की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करें, जो आपको जिस तरह से सूट करता है फिर आप उस तरह से करते हो। अगर आप इस चीज़ों को नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट आप कहते हो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आप उस चीज़ को भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए किया। अब एनालिसिस में इन्होंने क्या किया है, लोगोस, बैनर्स, मॉकअप्स एंड लेआउट्स। तो अब एनालिस्ट में हम क्या, यहाँ पे अगर हम अपना बनाना चाहे तो हम ये कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, एनालिस्ट के लिए क्या बेसिकली होती है, हमारी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन हो रही होती है। तो हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लिखते हैं कि उनको हम रिफाइन करेंगे, जैसे हमने फॉर्मल मेथड में पढ़ा था। हम क्या करते हैं, अपनी स्पेसिफिकेशंस को स्पेसिफाई करते, रिफाइन करते हैं एंड उनको क्या करते हैं, वेरीफाई। तो ये हमने क्या कर दिया, एनालिस्ट का कर दिया। फिर डिज़ाइन है, अब यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन सिर्फ लिखा है, तो इट मीन्स हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन वो सारे इसमें आएंगे। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन में क्या करेंगे, हम उसका आर्किटेक्चर बना देंगे, ठीक है। एंड लो लेवल डिज़ाइन में हम उसका इंटरफेस कर देंगे। अब आर्किटेक्चर के लिए अगर हम इसको अगेन डिवाइड करें इस चीज़ को, तो अगर आपको पता है हमने क्या किया, 4 व्यूज़ पढ़े, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यूज़ केस व्यू पढ़ा देंगे कि यूज़ केस व्यू क्या है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉजिकल व्यू आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूल व्यू। उसके बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट व्यू है एंड लास्ट में हमारे पास है प्रोसेस व्यू, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए इन्होंने सिंपल 2-3 स्टेप्स में इसको कंप्लीट किया, अगर लेकिन हमने इसको और भी डिटेल में डिस्कस कर लिया, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है एनालिस्ट में ये काम होता है, क्या होती है वहाँ पे, स्पेसिफाई होती है रिक्वायरमेंट्स, रिफाइनमेंट होती है, वेरीफाई होती है। और डिज़ाइन में क्या करते हैं, हम 3 काम करते हैं, आर्किटेक्चर क्रिएट करते, सॉरी 2 काम करते हैं, आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं और उसका डिज़ाइन करते हैं। तो आर्किटेक्चर में क्या किया हमने, व्यूज़ डिफाइन कर दिया एंड जो डिज़ाइन आपके पास है उसमें हम उसका इंटरफेस डिफाइन करते हैं कि अगर हम जब लॉगिन पे काम करेंगे तो उसका इंटरफेस कैसे होगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स कैसे होंगे, वो हम यहाँ पे डिसाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सिस्टम जो डेवलपमेंट की है उसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास जो इन्होंने प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हैं कि व्यू प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट्स आ गए, एडवर्टाइजमेंट आ गए, बैनर्स आ गए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने इंटरफेस की बात की है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हो, सिस्टम डेवलपमेंट में आप सिंपल इसके नाम लिख सकते हैं। अगर हम शॉपिंग वेबसाइट पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले रजिस्टर पे काम करेंगे, ठीक है, फिर लॉगिन पे काम करेंगे, फिर आपके पास आपने व्यू प्रोडक्ट्स पे काम करना है। लॉगिन के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो, आपके पास पेमेंट हो गया, आपके पास यहाँ पे रिव्यूज़ हो गए और यहाँ पे आपके पास हो गई कार्ट, ठीक है। अब फिर टेस्टिंग आपके पास जिस टाइप की आप टेस्टिंग करोगे, आपके पास मेन क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है एंड आपके पास क्या होगी, सिस्टम टेस्टिंग।
तो ये आपके पास क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन गया। जितना आप इसको डिटेल में बनाओगे उतना आपके पास बेटर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसका मेन टेम्पलेट क्या है, वो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, सिस्टम डेवलपमेंट है, एंड टेस्टिंग है। आप इन चीज़ों को फॉलो करके और उसके बाद फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये क्या था, आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था। तो वो किस तरह किया, सबसे पहले जब आपने अपना टास्क डिफाइन कर दिया ना, मीन्स आपने कह दिया कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आपने क्या किया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट किया। जो ये था आपके पास, वन बाय वन आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किया। अब इसकी बेस पे आप उसकी डिपेंडेंसी शो करोगे। डिपेंडेंसीज यहाँ पे आप क्या शो करते हो कि पहले आप यूज़र रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो कि क्या आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट्स इस पे डिपेंड कर रही है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं, व्यूज़ पे काम करते हैं, तो व्यूज़ पे आपको खुद पता है कि यूज़ केस सबसे पहले आपने क्रिएट करना है, फिर आपके पास लॉजिकल व्यू है। तो इट मीन्स क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप जब तक आप इनको क्रिएट नहीं करोगे, ये एक दूसरे पे क्या करिए, डिपेंड करिए, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही हो गया। तो ये आपके पास क्या था, शेड्यूलिंग था। लास्ट में इन्होंने क्या क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग क्या है कि जब आपके पास ये पूरे 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपके पास जब शेड्यूल बन जाता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, आपकी टीम्स मेंबर्स को मॉनिटर कर रहा होता है। क्या मॉनिटर कर रहा होता है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, ठीक है। और इन्होंने क्या है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम फॉर एग्जांपल करते हैं विद इन 2 वीक्स इसको कंप्लीट करेंगे, एंड आपकी जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स है ये हम जो है 3 वीक्स के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अब आपके इसके साथ इन्होंने एस्टिमेशंस लगा दी। अब आपका जो वो है आपका मैनेजर है, वो आपको मॉनिटर करेगा कि क्या आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट हुई हैं कि नहीं, क्या आपकी सिस्टम यूज़र रिक्वायरमेंट्स है वो 3 वीक्स के अंदर कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो वो क्या कर रहे थे, इंश्योर कर रहे थे आपकी प्रोग्रेस को कि क्या आपकी प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है कि नहीं। सही हो गया। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसका मेन काम क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है जिस पे आपने पहले काम करना है, ठीक है? ताकि आपको एक माइलस्टोन जो मेन प्रायोरिटी वाले माइलस्टोन्स है एट द एंड आपको वो कंप्लीट मिल जाए। जैसे इन्होंने एक यहाँ पे माइलस्टोन रखा है कि आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है एंड रिव्यू करना है एसआरएस डॉक्यूमेंट को। मीन्स आपकी जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का इन्होंने एक माइलस्टोन का नाम रख दिया है कि ये माइलस्टोन जब तक आपका रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होता, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स नहीं जा सकते। क्यों? जब तक आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेंगे, किसके ऊपर आप एनालाइज करोगे, किसके ऊपर आप डिज़ाइन करोगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको माइलस्टोन्स का नाम दे दिया एसआरएस डॉक्यूमेंट को। जब तक आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट कंप्लीट एंड रिव्यू नहीं मिलती, आप नेक्स्ट काम पे नहीं जा सकते। अब आपको पता चल गया कि आपके प्रोजेक्ट में क्या आ गया, डिले आ गया, ठीक है। डिले आ गया। अब आप फ्यूचर में जब इसी सेम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको पता है कि इन इन स्टेप्स में, प्रोसेसेस में या एक्टिविटीज़ में क्या आता है, डिले आता है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे। तो अब तो डिले आ गया, तो उस डिले को आप क्या करते हो, उस पर रिवर्क करते हो, उसको अपनी जो प्लान होता है उसको दोबारा से अपडेट करते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में अगर इनको टोटल करें, हमने कहा 2 एंड 3, तो मतलब 5 वीक्स के अंदर अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर हो जाएंगी। लेकिन डिलेस क्या हुआ, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बार बार चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे। तो फिर हमारा दोबारा शेड्यूल क्रिएट होगा, उसमें हम जब ये है 5 वीक्स को निकाल के और अब बाकी जो ये माइलस्टोन्स है, एनालिस्ट, डिज़ाइन, सिस्टम डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, इसके लिए अब इसको शेड्यूल करेंगे कि हम का टाइम पे हमारा बाकी काम जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है 2 टेक्निक्स है, पर्ट एंड सीपीएम। ये हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन एंड प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है दोनों टेक्निक्स, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये 2 टेक्निक्स कौन सी है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि शेड्यूलिंग हम किस तरह से करते हैं। ये आपके बस 7 प्रिंसिपल्स है, 7 स्टेप्स है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो फिर आपके लिए शेड्यूलिंग करना बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था।